नोटबुक इसीलिए उसको नोटबुक कहते हैं कि वो कोई मुकम्मल किताब नहीं है, वो किसी किताब की तैयारी में लिखी जा रही या ग्रहण किए जा रहे प्रभाव और भगत सिंह की एक अपनी मनोस्था का एक दस्तावेज है। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि जहां पे हरीश जैन जी, क्योंकि वो जेल नोटबुक बहुत बार पब्लिश की जा चुकी है, उसके अलग अलग वर्जन्स हैं जो लोगों ने सामने लाए हैं, यहां पे जिसको हम कहते हैं कि इट इज ए बुक अबाउट बुक्स, और मुझे याद आती है कि कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल की इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज के अंदर कुछ इस किस्म के काम किए गए। बड़े नाम आते हैं, रोमान रॉस्टोल्स्की की किताब है, आई रूबेन की, अर्नेस्ट मैंडल की, कि वो किस तरह से बनती है, कहां कहां से कौन कौन सी अलग प्रेरणाओं में से वो किताब निकली। इसी लिहाज से हम क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की किताब, जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी किताब है भारतीय सभ्यता के लिए, हिंद स्वराज की इंटेलेक्चुअल लिनिएज क्या है, उसकी जीनियोलॉजी क्या है, कहां से गांधी जी अपने लिए विचारों को संग्रहित करते हैं, इसके ऊपर लगातार किताबें आती रही हैं, एंथनी पैरेल की, त्रिदीप सुहृद की। और फिर मैं समझता हूं कि उस लिहाज से अभी जो काम चल रहा है कि लेनिन के ऊपर, लेनिन की किताब व्हाट इज टू बी डन के ऊपर लगातार लंबी कमेंट्रीज और भगत उनके विचार कहां से आते हैं उसके ऊपर लास्ट लीग का बड़ा अच्छा काम है। उसी लिहाज से मैं ये देखता हूं कि भगत सिंह की जेल नोटबुक, एक तो ये उनकी जिंदगी के बिल्कुल अंतिम वर्ष, अंतिम दिनों, अंतिम पलों का भी लेखा इसमें है, उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेंस खड़ा करना, हरीश जी ने जिस तरह से उन कोट्स की तलाश में किताबें, उनके एडिशन जो भगत सिंह ने खुद पढ़े होंगे, फिर उन एडिशंस की वो प्रॉपर सफा नंबर, पेज नंबर, फोलियो तक पहुंचना, फिर उसमें से कोट को देखना, ये देखना कि वो कोट के अंदर जिस पैसेज में से उसको लिया गया है उसमें से कौन सी चीज रखी गई और भगत सिंह ने कौन सी चीज को अपने काम का समझते हुए रखा और क्या था जो डिस्कार्ड कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें भगत सिंह के सोचने का, उनकी एक विचार शैली का और उनके अपने विचार किस दिशा में जाना चाह रहे हैं उसका हमें एक बहुत ही, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि एक बहुत ही उसका फोरेंसिक ट्रेस हमें मिलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भगत सिंह की एक बड़ी तस्वीर सामने आनी शुरू होती है और उसके अंदर मैं समझता हूं कि कुछ बहुत ही मार्मिक जो वर्णन है भगत सिंह ने, जो रशियन रेवोल्यूशनरी से उन्होंने लिए, वेरा फिकनर, मोरोजोव, बाद में जो पहले उन्होंने क्रोपॉटकिन को भी पढ़ा, कि रूस की जेलों के अंदर इन इनकलाबियों ने अपनी स्पिरिट को, अपनी प्रेरणा को किस तरह से जिंदा रखा, ये किस तरह से आपको तोड़ता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अरविंद जी का एक तकिया कलाम लगभग है, जेल भेज देंगे, अक्सर ये एक उस लिहाज से ये कहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो जेल के कुछ रेफरेंसेस आपको और मदद करेंगे कि उनको, हाँ ये भी होता है। तो बहरहाल तीसरी बात जो मुझे लगी इसमें कि उसमें एक तो इन इनकलाबियों के जेल का जो इनकलाबियों के ऊपर असर होता है, और उसके अंदर एक सिडनी वेब की जो एक किताब का जिक्र है कि जो उन्होंने इंग्लैंड की लोकल गवर्नमेंट की सीरीज में वो जो किताबें लिख रहे थे उसमें जेल और प्रिजन्स के ऊपर जो उन्होंने एक अपना वॉल्यूम लिखा, तो भगत सिंह ने उसमें से काफी एग्जॉस्टिव कोट्स लिए हुए हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, और भगत सिंह आपको ये हैरान करते हैं हमेशा, कि एक तो एक रिडल है कि एक आदमी फांसी के ऊपर चढ़ने जा रहा है और लेनिन की जो किताब वो पढ़ रहा है उसका पन्ना मोड़ के चला जाता है। उसको तो ये पता है कि मैं जिंदा नहीं आऊंगा, वो पन्ना किसके लिए मोड़ के गए, क्यों, मतलब इस वजह से ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि परवर्ती पीढ़ियों को लगातार
भगत सिंह के उस मुड़े हुए पन्ने के साथ जूझना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि सिडनी वेब की प्रिजन्स के ऊपर लिखी हुई उस किताब का इतना गहरा अध्ययन करने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भगत सिंह शायद अपने माहौल, जिस परिवेश में अब वो आ गए हैं, उस परिवेश की संभावनाएं, उसकी चुनौतियां, उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझ के उसके अंदर अब क्या किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं पे एक ऊहापोह उनमें अंदर दिखाई देता है। मैं इसलिए भी इस बात से जोड़ पा रहा हूं कि जब स्टालिन ने अपना राज एस्टेब्लिश करना शुरू किया और ट्रॉट्स्की लोगों को एक तरफ करना शुरू किया, तो ट्रॉट्स्की को एक बहुत ही छोटी सी मिनिस्ट्री दे दी गई, केमिकल इंडस्ट्री। तो वहां पे ट्रॉट्स्की जो इतना बड़ा इनकलाबी है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और उसके लिए तैयारी करके अब इस काम में कैसे जुटा जाए, इसको किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन में लाया जाए, उसकी तैयारी करते हैं। मुझे याद आता है कि लेनिन, जब उनकी मानसिक अवस्था क्षीण हो रही है, डॉक्टर उनको बता नहीं रहे हैं, लेनिन को शक होता है, तो वो खुद मेडिसिन की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। भगत सिंह जहां पे है, जिस जेल के बारे में कुछ ज्यादा दिन उनको नहीं है उनके पास, उसमें भी वो अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो मैं ये जानना मतलब इसमें आप कनेक्शन जुड़ता देखिए कि उस समय का ये हमारा क्रांतिकारी जिस तरह से, जिस कलेवर में अपने टास्क को देख रहा था, उसको समझ पाना और सिडनी वेब की उस किताब को, निरीह सी रेगुलेशंस की किताब को पढ़ना, हरीश जी ने इसके जरिए, इन किताबों का जिक्र करते हुए, उनके कोट्स के जरिए हमारे सामने भगत सिंह को एक्सप्लोर करने के इतने नए आयाम रख दिए हैं। मैं उस लिहाज से इस किताब को भगत सिंह स्टडीज के अंदर और भगत सिंह के सोच विचार की शैली को समझने के लिए मैं बड़ा इसको, मैं सच में मैं कहूं, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं एज ए स्कॉलर भी। आखिरी बातें बहुत कही जा सकती हैं। एक जो जिक्र आता है लगातार के भगत सिंह साहित्य जो पढ़ते हैं, उसमें जो इस किस्म की किताबों के अलावा जिस शायर को उन्होंने सबसे ज्यादा कोट किया है या जिसके शेर सबसे ज्यादा नोट किए हैं, वो मिर्जा गालिब हैं। मिर्जा गालिब के बहाने दिल्ली वाले भगत सिंह के साथ एक अपना संबंध भी देख सकते हैं। और भगत सिंह कश्मीरी गेट से अपनी वो तस्वीर खिंचवाते हैं, हैट वाली। संसद भवन में जो आज का है उसमें बम फेंकते हैं। यही फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मुकाम है वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में। और यहीं पे कुदसिया बाग में फोटो खिंचवाने के बाद और बम फेंकने से पहले भगत सिंह अपने कुछ बहुत ही स्नेहियों से मिलने वहां पे जाते हैं और बहुत ही भावुक क्षण हैं वो, और फिर वो वहां से लौटते हैं और अगला सफर तय करते हैं। यही पुरानी दिल्ली की गलियों में उस समय के पुराने जो और अमीर चंद या हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले जो इस किस्म के जो अलग अलग इनकलाबी थे, वो वहां की गलियों में पुलिस को छकाते हुए कैसे निकलते थे। भगत सिंह के अंदर एक बात ये बहुत तय थी कि अपनी जिंदगी में उन्होंने उन सारी साइट्स के ऊपर गए जहां पे कि उस दौर के बड़े वाकये गुजरे थे। भले वो ननकाना साहब का साका था, भले वो जलियांवाला बाग था, और तमाम ऐसी जगहों के ऊपर भगत सिंह के जरिए अपने शहर को देखना, दिल्ली शहर के रिश्ते को उनके साथ जोड़ के देखना, उनके जरिए उनकी पढ़ी हुई किताबों और उन किताबों के संचयन में से उन्होंने कौन सी हमारे सामने कुछ दिशाएं रखी हैं, और अंत में यही कि उनके मुड़े हुए पन्ने को हमेशा अपने जहन में रखें। इस सारी चीज के चलते इतने सवाल और इतनी, मैं कहूंगा कि हमारे सामने इतने एक रंग खड़े कर देने वाले भूमिका के लिखारी हरीश जैन जी का सच में मुझे लगता है कि एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन से भी ज्यादा वो बहुत एक गहरा काम किया है कि भगत सिंह के बारे में अपनी बात कम कह के भगत सिंह जो शायद कहना चाहते थे, इन्होंने उसको भी थोड़े स्वर दिए हैं। मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण किताब है भगत सिंह स्टडीज के अंदर। इस किताब का वेलकम होना चाहिए और ये आने वाले और जूझने वाले लोगों को
कुछ कहेगी, उनके साथ बात कर पाएगी, इस आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर सुनील। अब हम इस कतार